और ये मुख्यमंत्री भाजपा ने इनको नहीं बनाया, जनता ने नहीं बनाया, लालू प्रसाद ने बनाया। तो लालू प्रसाद जी ने इनको जब इतना बड़ा ओहदा दिया और ये पलटैया मार गए और उस कुर्सी की मर्यादा को बचा करके नहीं रखा, तो मर्यादाहीन लोग कितना प्रहार कर रहे हैं हम लोग के मर्यादा पर, लोग हंस रहे हैं। जहां आपने हमसे बेसिक क्राइम को बढ़ा डाला, जहां आपके ज़माने में गोपालगंज में फिर नरसंहार शुरू हो गया, शांत बिहार को अशांत कर रहे हो, महाजंगल राज बना दिया तुमने बिहार को, कोई तर्क नहीं है और कोरोना ने साबित कर दिया। देश या प्रदेश की बात करें तो जैसे चुनाव हैं कि ख़त्म ही नहीं होते। लोकसभा चुनाव, फिर उपचुनाव, उसके बाद राज्यसभा चुनाव, अभी बिहार में एमएलसीज़ के चुनाव जो हो रहे हैं, और फिर विधानसभा का चुनाव आसन्न है। एमएलसीज़ के चुनाव की जो बातचीत हो रही है उसमें ये बात हमेशा हो रही कि राष्ट्रीय जनता दल के 5 एमएलसी जदयू की ओर अलाइन कर गए हैं, और साथ ही साथ जो 3 नए एमएलसी कैंडिडेट हैं आपके, उसमें एक फारूक शेख का जो नाम आ रहा है, उनको लेकर के बहुत सारी बातचीत हो रही है मीडिया में कि हवाला से उनका कनेक्शन है। क्या कहेंगे इस पर? जो हवालाबाज है ना सब, बैंक के लुटेरे और सृजन के घोटाले वाले, वही सब इस तरह की समीक्षा करते रहते हैं। बिहार के नागरिक हैं, सम्मानित नागरिक हैं, शिवहर के रहने वाले हैं। लोकसभा में इनका टिकट करीब करीब तय हो गया था, लेकिन जब हमें एक व्यक्ति को कांग्रेस के कहने पर एडजस्ट करना पड़ा, तो इनके साथ एक ही हम लोग का वादा था, आपको आगे राजनीति में हम लोग मौका देंगे, लेकिन यहाँ पर आप रिबेल के रूप में चुनाव मत लड़िए, और इन्होंने स्वीकार कर लिया था। तो इनका हमारा पॉलिटिकल कमिटमेंट है, और लालू प्रसाद जी की खूबी है, और उसी खूबी के साथ तेजस्वी भी आगे अपने नेतृत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। जो हम राजनीतिक रूप से हमारी प्रतिबद्धता हम जिसके साथ बोल देते हैं, हम उसको पूरा करते हैं। अब किसी को धोखेबाज कह देना, किसी को कुछ कह देना, जब सृजन का मुजरिम बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, बालिका गृह में बच्चियों के साथ बलात्कार कराने वाला बिहार की मुख्यमंत्री के रूप में बैठा, और मैं नहीं कह रहा हूँ। जब चुनाव हो रहा था 14 का लोकसभा का, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था नीतीश एक घोटालेबाज है, इसके डीएनए में समस्या है। और डीएनए का मतलब क्या होता है ठेठ भाषा में? हम लोग कहते हैं, ये तो टेक्निकल भाषा है, डीएनए कहा जाता है कि दोगला है। पूरे बिहार को दोगला जिसने कहा हो, नीतीश को कहा हो, वह आदमी इस तरह की किसी को आरोप लगाता हो तो हमको हंसी आती है। मोदी से न पूछो क्यों आपको कहा कि आप अच्छे नहीं हो, आपके डीएनए में दोष है। उनसे पूछो कि आपके घोटालेबाज कहा था कि नहीं नरेंद्र मोदी। पूछो अपने साथी जिनका नाम है ललन जी, कहा नहीं था कि मैं इनके पेट में से ऑपरेशन करके दांत को निकाल दूंगा। तो है, एक घटना चक्र चल रही है, और वो साबित कर रहे हैं कि भले आज जिनके साथ इनके साथ वो मिल गए हों, लेकिन जितनी लोगों ने चर्चा करती वो सब चीज़ साबित हो रहा है। इसीलिए घोटालेबाज को किसी को हवालेबाज कहना गलत बात है इसमें। मगर जैसे आप ललन सिंह का जिक्र कर रहे हैं, वे सिंह कल भी कह रहे थे कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आपकी पार्टी के तमाम एमएलसी जो हैं जदयू के अलाइन कर जा रहे हैं, या फिर जहां महागठबंधन में ही तेजस्वी के नाम पर एका नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोऑर्डिनेशन कमेटी अब तक फॉर्म नहीं हुई है आप लोग की, तो इस पर क्या कहेंगे? शायद लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा है। हम लोग एकता कर रहे हैं पूरे बिहार के बिखरे हुए लोगों को, और निश्चित रूप से जन दबाव में सभी लोग एक जगह होंगे। और जहाँ तक सुपड़ा साफ, यहाँ साफ हो साफ, अपना लोग बात करते रहते हैं, वो उनका काम है। हम लोग जानते हैं कि गिड़गिड़ा करके पैर पर गिरने वाले लोगों को हम लोग ने तरजीह दी थी 2015 में। और ये मुख्यमंत्री भाजपा ने इनको नहीं बनाया, जनता ने नहीं बनाया, लालू प्रसाद ने बनाया। तो लालू प्रसाद जी ने इनको जब इतना बड़ा ओहदा दिया और ये पलटैया मार गए,
और उस कुर्सी की मर्यादा को बचा करके नहीं रखा, तो मर्यादाहीन लोग कितना प्रहार कर रहे हैं हम लोग के मर्यादा पर। लोग हंस रहे हैं कि मर्यादाहीन दूसरे को मर्यादा की याद दिला रहा हो, चरित्र की याद दिला रहा हो, नैतिकता की याद दिला रहा हो, तो इस गंदी बात करने वाले लोगों को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। जैसे आप बार बार 15 साल बनाम 15 साल की एक बहस की बात कर रहे हैं, तो जो नीरज कुमार हैं वो कह रहे हैं कि इस 15 साल की बहस में आपको अपना गांव जवार भी साथ ही जोड़ लेना होगा। 15 साल पर खुलेआम क्यों नहीं आ रहे हैं? आज भी एक थे उनके भाजपा के अध्यक्ष, जब 15 साल की बात भारत के संवैधानिक संस्थाओं का जिक्र करते हुए जो करने लगा तो भाग गए, फरार हो गए। क्यों नहीं ये बता रहे हैं कि यदि हम जंगल राज थे तो हम तो 90 से लेके 2005 तक अपराध को घटाते गए, घटाते 147 प्रति लाख से हम लोगों ने 108 पर ला करके 1 लाख पर हमने इस बिहार को सौंपा। नरसंहार 2000 में बंद कर दिया, जो बेलछी में शुरुआत हुई थी नीतीश जी के आंगन में, और एक शांत बिहार इनको दिया। फिर इन्होंने क्या किया, 108 से 222 पर पहुंचा दिया, 1 लाख में अपराध का आंकड़ा। और वह आदमी हमें जंगल राज कहेगा? देखो, प्रचार के लोगों ने पूछा हमको न्यूज़ 18 के, हमने कहा आप लोगों की कृपा है, बाचाल लोगों के प्रतिनिधि के रूप में काम करिएगा तो यही परसेप्शंस बनेगा, यही धारणा बनेगी। आम जन के समस्याओं के साथ जुटिएगा, उसके निदान के लिए आगे बढ़िएगा, तो आप परसेप्शन और धारणा पर नहीं जाइएगा। आप आओ उस स्टेटस पर जो बिहार की संवैधानिक संस्थाएं सबके सामने रखी हैं, खेती के मामले में, शिक्षा के मामले में, पढ़ाई के मामले में, इन सारी चीज़ों का आप चर्चा करो। या अर्थव्यवस्था के बारे में आप चर्चा ही नहीं करते हो। और जब हम रिजर्व बैंक के रिपोर्ट की बात करते हैं, जब हम इस देश के क्राइम की रिपोर्ट करने वाली भारत की संस्था के आंकड़े पर बात करते हैं, तो आप भाग खड़े होते हो। क्या कहते हो, रिपोर्ट नहीं होता था उस जमाने में थाने में। अरे विधान को तो जानो, थाना हमारा एक प्लस एक है जगह, कोई एग्रीव्ड पर्सन FIR करता है, लेकिन हमारे विधान ने मौका दिया है, यदि थानेदार किसी केस को ना ले तो आप कोर्ट में चले जाओ, कंप्लेन केस कर दो, FIR का स्वरूप हो जाएगा, समरी जो ट्रायल होता है उस पर केस आगे बढ़ जाएगा, या कोर्ट उसको FIR के लिए भेज देगा। मैं पूछ रहा हूँ, आंकड़ा बताओ कितना हम लोग के ज़माने में कंप्लेन के रूप में गया। वे जो परेशान थे, थाना ने नहीं लिया तो कोर्ट में गया होगा। वो आंकड़ा बता दो कि आपके समय में कितना कंप्लेन में लोग गए कोर्ट में, क्योंकि ये दोनों स्थान है रिपोर्ट करने का। भाग खड़ा होता है, ये केवल गंदी बातें कह करके फरार हो जाता है, किसी भी तर्क और बहस में आने के लिए तैयार नहीं है। भारत की संवैधानिक संस्थाओं के आंकड़े को नकारोगे। रिजर्व बैंक ने जो अर्थव्यवस्था में बेस्ट ऑफ द नेशन हमें कहा, क्राइम रिपोर्ट में जिसे हमें लेस क्राइम कहा गया, जहां आपने हमसे बेसिक क्राइम को बढ़ा डाला, जहां आपके ज़माने में गोपालगंज में फिर नरसंहार शुरू हो गया, शांत बिहार को अशांत कर रहे हो, महाजंगल राज बना दिया तुमने बिहार को। कोई तर्क नहीं है, और कोरोना ने साबित कर दिया। ये माइग्रेंट क्या साबित किया, बिहार की अर्थव्यवस्था। आपने एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ इसी के साथ, चूँकि माइग्रेंट्स का मसला लगातार है चारों तरफ, और उसको लेकर के भी है कि रोजगार का मसला, उसमें केंद्र सरकार के अपने दावे हैं और प्रदेश सरकार के अपने। आप लोग चूँकि इस पोजीशन में हैं कि आप लगातार चाहते हैं कि आप सरकार में आएँ, तो आपके पास क्या योजना है, उसके लिए क्या मास्टर प्लान है उन रोजगार देने के लिहाज से और एजुकेशन के लिहाज से? मैं अपनी बात एक कह रहा हूँ, दो तरह के लोग हैं, एक पढ़े लिखे हमारे बच्चे हैं, एक किसी कारण से जो पढ़ नहीं पाया तो वह अपने श्रमिक के रूप में अपने को बना लिया, और जो पढ़ा लिखा बच्चा है उसको सम्मानजनक नौकरी चाहिए। यूपीए की सरकार जिसमें लालू प्रसाद जी रेल मंत्री हुए थे, भारत के इतिहास में पहली बार रोजगार की गारंटी दी गई थी जो अपने श्रम के ऊपर आधारित है।
40,000 करोड़ का बजट बना, लेकिन संयोग से तभी से ये बिहार की सरकार में है। और बिहार की सरकार में 40,000 करोड़ में सामान्यतः 4 से 5,000 करोड़ रुपये बिहार की हिस्सेदारी जनसंख्या पर होती है, और गरीबी की बात करो, मजदूर की बात करो तो और इस धनराशि बढ़ जानी चाहिए। राजस्थान जैसा राज्य जब 5,000 करोड़ रुपये खर्च करता था, ये कभी 1,000-1,200 करोड़ रुपये से ऊपर नहीं गए। एक, हम लोग अपने ज़माने में एग्रीकल्चर ही हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। भारत में जो ग्रोथ रेट था एग्रीकल्चर का, उससे 3 गुना 4 गुना बिहार में हमारा ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर का था। लोगों के उपज के दाम नहीं मिलते थे। इतिहास में पहली बार हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस चालू किया और हमने प्रोक्योरमेंट का काम शुरू किया। जानते हो उसके आधार पर धान को चावल में बदलने के लिए प्रोसेसिंग जिसको हम कहते हैं, 5,000 से ऊपर यूनिट्स लगी। जो पढ़े लिखे बच्चे थे उन्होंने लगाया, चाहे खेत बेचा हो, पत्नी का गहना बेचा हो या कहीं से कर्ज उठाया हो। 5,000, 5 से 7 लाख लोग यहीं श्रमिक काम पाते थे। नीतीश बताओ कि तुम इंडस्ट्रियलाइजेशंस की बात करते हो, हवा में से इंडस्ट्री नहीं आती है। रॉ मटेरियल जहां मौजूद हो उसी रॉ मटेरियल पर आधारित मैन पावर पर आधारित और पूंजी, यही तो आवश्यकता पड़ती है। और सस्ता श्रम और सस्ती जमीन। क्यों 5,000, याद रख लेना, 4 से 5,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश था। 5 से 7 लाख हमारे श्रमिक उसमें काम करते थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आज बताओ, जवाब मैं बाप पूछ रहा हूं कि क्यों तुमने बंद करा दिया, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। 2006 तक हम 5 में गए, लेकिन 1 साल तक और वहीं चला। कह सकते हो कैसे भ्रष्टाचार का अड्डा बना? भारत सरकार का कानून है कि जो भी हमारी कस्टम मिलिंग होगी धान की, पहले चावल दोगे तो मिलर तुमको धान मिलेगा। यदि 60 क्विंटल आप चावल दोगे तो 100 क्विंटल आपको धान मिलेगा, 65% 60% की रिकवरी के आधार पर। इन्होंने क्या बदल दिया, आप चावल मत दो, धान ले जाओ, उसका भी चावल मत दो, फिर धान ले जाओ, उसका भी चावल मत दो, फिर धान ले जाओ, लगातार धान ले जाओ, चावल कभी मत दो। मतलब धान की खरीद होती ही नहीं थी। नीतीश कुमार, आपने जो गुनाह किया है कभी इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। आप बोलो, 6 से 7 लोगों को आपने प्रवासी तो बना दिया। ये जो हमारे यहाँ घर पे काम पाते थे और हमारा ये पूंजी निवेश उसमें था, 4 से 4,500 करोड़ का आपने ध्वस्त कर दिया। और इस पूंजी से जो पैदा होती थी पूंजी, वो हमारे खेती में लगती थी। खेती से निकली हुई पूंजी व्यापार में लगता था, खेती और व्यापार से निकली हुई पूंजी उद्योग में लगता था। आपने तो सारी सर्कुलेशंस को बंद कर दिया। कौन भ्रष्टाचार का आरोपी है? मैं आपसे कह रहा हूँ, बिहार की जनता से साबित करने के लिए तैयार जहाँ है माँ मैं तैयार हूँ। कैसे आप प्रति वर्ष मिनिमम सपोर्ट प्राइस में से 2,500 करोड़ रुपया तुम पटना मंगा ले रहे हो, किसानों का 4 से 5,000 करोड़ रुपया तुम लूट ले रहे हो। और जिस खेती में 4 से 5,000 करोड़ रुपया लूट लिया जाए, 1,850 रुपया प्रति क्विंटल धान की जगह केवल 1,400, 1,200, 1,300 दिया जाएगा, वहाँ की तो खेती नष्ट होगी। और खेती हमारा क्या है? उत्पादन का केंद्र भी है, और खेती याद रख लेना हमारे उपभोक्ताओं की ताकत भी है। उसी से पैसे निकलते हैं तो हमारी इंडस्ट्रियल्स प्रोडक्ट बाजार में बिकते हैं। आपने तो सारी सर्कुलेशंस को बंद कर दिया। यदि वो हमारी चीज़ इंडस्ट्रीज को चलती रहती, एक से एक नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, नई टेक्नोलॉजी हमारे क्षेत्र में आ रही थी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक से प्रोसेसिंग यूनिट केवल धान से यही नहीं, आटा मिलें खुल रही थी। एक छटाक ये गेहूं खरीद पाए। और अंतिम बात, जवाब दो बिहार की जनता के सामने, तुम्हारा कहाँ गया एग्रीकल्चर रोड मैप? तुमने एक बात बिहार की जनता से कहा था, जब बिहार के व्यंजन देश के हर उपभोक्ता के में थाली में आ जाए तो समझना मैं कृषि के विकास को आगे बढ़ा दिया। आज 45 लाख टन
हरियाणा पंजाब का चावल और गेहूं बिहार की थाली में आ रहा है। हमारी थाली में तो जो मुख्य पदार्थ है भोजन का वो भी तुम नहीं दे पा रहे, वो भी तुमने छीन लिया। इसके बावजूद भी कह रहे हो। और एग्रीकल्चर का विकास खत्म होगा तो इंडस्ट्री भी खत्म होगी, कंज्यूमर्स मार्केट क्रैश करता चला जाएगा। खत्म हो गया।